हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप्स ऑफ लर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 विच इज़ एजुकेशन एंड ब्रिटिश रूल। Slowly and slowly, Britishers were conquering our territories with the mission of civilizing the natives of India, as they thought people of India are uncivilized. Now, education in pre-British times. Now, what was the education in pre-British times? Okay, ब्रिटिशर्स के आने से पहले पाठशाला और मदरसाज इंडिया में थे। इंडिया में पाठशालाज और मदरसाज थे जहाँ बच्चे टीचर्स के घर जाते थे पढ़ने के लिए। दे वर टॉट ओरली, उनको ओरली पढ़ाया जाता था और वहाँ पर कोई प्रिस्क्राइब टेक्स्ट या प्रिस्क्राइब बुक्स नहीं थी। संस्कृत, पर्शियन एंड मैथमेटिक्स वर द पॉपुलर सब्जेक्ट्स। संस्कृत, पर्शियन एंड मैथमेटिक्स वर द पॉपुलर सब्जेक्ट्स जो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाए जाते थे। बट साइंस एंड ज्योग्राफी वर नॉट टॉट, ये नहीं पढ़ाया जाता था। कोई एग्ज़ाम भी नहीं होता था जैसे अब होता है। वहाँ उस टाइम जो पढ़ाई थी वो क्वाइट फ्लेक्सिबल थी। वहाँ पर ज़्यादा कोई एग्ज़ाम्स नहीं होते जैसे आज की तारीख में सेमेस्टर वाइज हाफ ईयरली फिर फाइनल एग्ज़ाम्स होते थे। उस टाइम ऐसा कुछ नहीं होता था। नाउ द ओरिएंटलिस्ट, तो जो सर विलियम जोन्स हैं उन्होंने कैलकाटा में वो कैलकाटा आए 1783 में। ठीक है, जब वे इंडिया में रहने लगे ही स्टार्टेड हैविंग इंटरेस्ट इन संस्कृत। उनको संस्कृत लैंग्वेज में बहुत इंटरेस्ट आने लगा। एंड ही स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन इट, उनको इस लैंग्वेज में इंटरेस्ट भी आने लग गया। और इसके भी दो पर्पसेस थे, इसकी भी दो वजह थी। अब हम दो वजह को देखते हैं। पहली वजह थी कि ब्रिटिशर्स को इंडियन कल्चर के बारे में जानने की बहुत मतलब कि एक्साइटमेंट थी, बहुत जिज्ञासा थी। दूसरा, इंडियंस को अपनी हिस्ट्री और हेरिटेज के बारे में इससे जानकारी मिलेगी, इसीलिए उन्होंने इसको मतलब कि इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया और इसको कन्वर्ट करने की सोची। अब विलियम जोन्स सेट अप एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784। उन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का निर्माण किया। वे चाहते थे कि गवर्नमेंट इंडियन टेक्स्ट को भी पढ़ाए, इंडियन टेक्स्ट जो हमारे खुद की लैंग्वेजेस थी, जो टेक्स्ट थी उसको भी पढ़ाए, जो जहाँ पर संस्कृत और पर्शियन शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये पढ़ाने की भाषा होनी चाहिए। जैसे वो लोग इंग्लिश में पढ़ाते थे, लेकिन सर विलियम जोन्स चाहते थे कि ये जो इंडियन टेक्स्ट हैं इसको हम लोग संस्कृत और पर्शियन में पढ़ाएं। उस समय वॉरेन हास्टिंग इज द गवर्नर जनरल। ठीक है, तो उन्होंने उस समय ही सपोर्टेड, उन्होंने कैलकाटा में मदरसा बनवाया और इस्लामिक स्टडीज़ को प्रमोट किया। 1792 में जोनाथन डनकन, इन्होंने मतलब कि बनवाया था बनारस संस्कृत कॉलेज which is now वाराणसी। उन्होंने which encouraged the study of ancient संस्कृत। यहाँ पर उन्होंने ये कॉलेज बनाया जो एंशियंट संस्कृत को बहुत बढ़ावा देता था। Now what is Anglicists? अब many were against the Orientalist version of learning, बहुत सब इसके खिलाफ थे। उन्हें ये सब बहुत ही अनसाइंटिफिक लगता था कि ये जो ये संस्कृत है ये सब बहुत ही अनसाइंटिफिक है और ये अंधविश्वास को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। इट सपोर्टेड सुपरस्टिशंस। इसीलिए जेम्स विल जो हैं उन्होंने बोला कि एजुकेशन शुड बी प्रैक्टिकल, जो पढ़ाई होनी चाहिए इट शुड बी प्रैक्टिकल एंड दे शुड बी इम्पार्टेड टू द वेस्टर्न लर्निंग, मतलब वेस्टर्न लर्निंग की तरफ ज़्यादा उनको अग्रसर करें। फिर उनका सपोर्ट लॉर्ड थॉमस मैकाले ने भी किया। इनका सपोर्ट लॉर्ड थॉमस मैकाले ने भी किया। ही बिलीव दैट ओरिएंटल लर्निंग वॉज कम्प्लीटली इन्फीरियर। ये जो ओरिएंटल लर्निंग थी वो बहुत ही बैकवर्ड थी, बहुत ही इन्फीरियर थी, जिसकी वजह से सो वेस्टर्न लर्निंग थ्रू सो दे स्टार्टेड इनकरेजिंग द वेस्टर्न लर्निंग इन इंडिया।
तो इसी वजह से वो इंडिया में वेस्टर्न लर्निंग को ज़्यादा प्रमोट करने लगे बजाय इंडियन टेक्स्ट और इंडियन लर्निंग के। नाउ व्हाट वाज द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया? इंडिया में एजुकेशन का प्रमोशन कैसे होता था? ओके, सो अंडर चार्टर एक्ट 1983, 1 लाख मनी वॉज स्पेंड फॉर स्प्रेडिंग एजुकेशन। 1 लाख रुपए खर्च होते थे एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, उसे स्प्रेड करने के लिए। लेकिन अभी कॉन्फ्लिक्ट इस बात का था कि मॉडर्न वेस्टर्न स्टडीज़ होगी या ट्रेडिशनल इंडियन स्टडीज़ होगी। कुछ मॉडर्न जो वेस्टर्न कल्चर के जो एजुकेशन थे उसको प्रमोट कर रहे थे, लेकिन कुछ थे जो इंडियन ट्रेडिशनल लर्निंग को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते थे। इसमें ब्रिटिशर्स भी शामिल थे। 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट वॉज पास। 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास हुआ, जहाँ मनी व मॉडर्न वेस्टर्न लर्निंग वॉज प्रमोटेड। मतलब कि जहाँ पर पैसे लगाए गए मॉडर्न वेस्टर्न लर्निंग को प्रमोट करने के लिए। It was decided that money allotted for the education would be spent on promoting Western education. Western education को promote किया जाएगा। Thus, the government stopped the Oriental learning. इसी वजह से Oriental learning मतलब जो Indian text की पढ़ाई थी उसे रोक दिया गया। Now, Wood's Dispatch of 1854. 1854 में इंग्लिश ईस्ट इंडियन कंपनी एक एजुकेशन डिस्पैच भेजी, विच वॉज नोन एज वुड्स डिस्पैच, जिसे हम लोग वुड्स डिस्पैच कहते हैं। दैट एम्फेसाइज्ड वैल्यू ऑफ वेस्टर्न लर्निंग, जो वेस्टर्न लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करती थी। नाउ व्हाट वर द पॉइंट्स? द फर्स्ट पॉइंट, वेस्टर्न कल्चर जहाँ इंडियन ट्रेड को बढ़ाने का एजुकेशन दिया जाता था, वो लर्निंग जहाँ पर वेस्टर्न एजुकेशन को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था। जो ये लर्निंग थी, वेस्टर्न लर्निंग थी, ये इट हेल्प इंडियंस टू गेट टू नो वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर के बारे में जानने को मिलेगा, जहाँ इंडियंस में ब्रिटिश गुड्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी। इंडियंस में ब्रिटिश गुड्स ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली रेवेन्यू ज़्यादा होगा। थर्ड पॉइंट, डिस्कवर स्किल्स इन इंडियंस which is required for the administration, which will supply people to work in lower level of administration. Skills का development होगा तो obviously administration में उनका काम ज़्यादा बढ़ेगा और lower level को भी काम मिलता रहेगा। Now Wood's dispatch set a comprehensive scheme also. उन्होंने कुछ comprehensive scheme भी बनाई थी। अब हम एक बार comprehensive schemes भी देख लेते हैं। पहला, स्प्रेड एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल। 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश हुई थी। प्राइमरी लेवल था जहाँ प्राइमरी स्कूल में वर्नाकुलर यानी ऑर्डिनरी लैंग्वेजेस का उपयोग होता था, वहीं हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ होता था। एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हर जगह सेटअप होने लगे, जो फाइनेंशियली सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की मदद करते थे। टीचर्स के रिक्रूटमेंट भी पूरी इंडिया में होने लगे, जिसकी वजह से टीचर्स की डिमांड भी ज़्यादा बढ़ गई। नाउ व्हाट वाज द फ्लॉज इन द एजुकेशन ऑफ ब्रिटिश? पढ़ाई की मतलब कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेटअप हो गए, उसको प्रमोट भी कर रहे थे, लेकिन अब फ्लॉज क्या थे, क्या कमी रह गई थी इनकी इसमें एजुकेशन में जो ब्रिटिशर्स प्रमोट कर रहे थे। नाउ वील स्टडी अबाउट इट। पहला, स्कूल्स बेसिकली प्राइमरी स्कूल्स की बहुत कमी थी इंडिया में। फंड्स कम होने के कारण ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम इंडिया में नहीं हो पाया था। फंड्स बहुत कम थे, जिसकी वजह से मतलब कि मास एजुकेशन नहीं हो पा रहा था। दूसरा, ब्रिटिशर्स ने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी अपनाई थी, जहाँ इंडिया में लाई गई थी, जहाँ ब्रिटिशर्स सिर्फ अपर एंड मिडिल क्लास के लोगों को पढ़ाते थे। मतलब जो अपर कास्ट के लोग थे और जो मिडिल कास्ट के लोग थे उनको पढ़ाते थे, इस उम्मीद से कि वो लोअर कास्ट को पढ़ाएंगे।
लेकिन ऐसा होता नहीं था, ऐसा हो नहीं पाया. नाउ थर्ड पॉइंट, द मेन पॉइंट, गर्ल्स यानी लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, जिसकी वजह से 1921 में 2 में से 100 इंडियन वुमेन लिख और पढ़ नहीं पाती थी. बाकी सिर्फ 2 आउट ऑफ 100 वुमेन्स, मतलब 100 में से सिर्फ 2 लड़कियां थी जो लिख पढ़ पाती थी, बाकी सब अनपढ़ थी. साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज वाज आल्सो नॉट एग्जिस्टेंस. वहाँ पर टेक्निकल और साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी. अब हम लोग पढ़ते हैं रिफॉर्मर्स एज एजुकेटर्स. उन लोग के बारे में पढ़ते हैं जो रिफॉर्मर्स थे, लेकिन बाद में उन्होंने एजुकेशन को भी प्रमोट किया. ठीक है, अब बात करते हैं उन इंडियन रिफॉर्मर्स की जिन्होंने भारत में एजुकेशन को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई. राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद एंड स्वामी दयानंद सरस्वती, ये लोग, दे सेट अप स्कूल्स फॉर द लोअर एंड हायर एजुकेशन. इन्होंने स्कूल्स बनाए फॉर द लोअर एंड हायर एजुकेशन. नाउ सर सैयद अहमद खान, इनको भी लगा कि मॉडर्न एजुकेशन की लोगों को सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत है. सो ही सेट अप स्कूल्स इन मेनी साइंटिफिक वर्क्स विच वर ट्रांसलेटेड इन उर्दू. इन्होंने भी बहुत सारे स्कूल्स और साइंटिफिक वर्क्स में काम किया है और उन्होंने उसको उर्दू में कन्वर्ट किया. Now he set up मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन अलीगढ़. उन्होंने अलीगढ़ में ये कॉलेज खोला, which gave education in science, humanities and technical subjects, which were taught in English, जहाँ पूरी दुनिया से बच्चे आते थे पढ़ने के लिए. Now this is the college which is now known as अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. बहुत ही renowned, बहुत ही फेमस कॉलेज है इंडिया का. Now महाराजा सयाजी राव. Now we'll study about him. Maharaj Sayaji Rao in Baroda set up many schools and provided fund to keep it properly. The university was known as Maharaja Sayaji Rao University. This is also one of the very famous universities in India. Now we'll study about the national education. What was the process of the national education? Now basically Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore, these two people were the Indians who urged government to promote education and open schools. वे भारत में नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते थे जो उन स्कूल से अलग होने चाहिए थे जो ब्रिटिशर्स ने सेटअप किए थे. अब सबसे पहले हम लोग महात्मा गांधी की स्कीम को समझते हैं. वो वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ थे, एज ही थॉट दैट द एजुकेशन वाज नॉट रूटेड. वो इंडियंस को सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहते थे. दे वांटेड इंडियंस टू बी सेल्फ सफिशिएंट, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि इंडियंस को कोई क्राफ्ट सीखना चाहिए. ही वांटेड टू गिव हिम प्रैक्टिकल नॉलेज देन द नॉलेज विच वर रिटन एंड लर्नड इन बुक्स. दिस वाज गांधी जी स्कीम, जिसको उन्होंने नाम दिया था नई तालीम, विच इज़ द न्यू एजुकेशन. Now Rabindranath Tagore was the another person who he established Vishwa Bharat University at Shanti Niketan, जहाँ वो वेस्टर्न एंड इंडियन एजुकेशन का मिक्सचर चाहते थे. They were taught, जहाँ पर the students were taught about art, music and dance with science and technology both. मतलब वो मिक्सचर चाहते थे वेस्टर्न एजुकेशन का भी और इंडियन एजुकेशन का भी. Now we'll study about the growth of the science. इंडिया में साइंस का ग्रोथ कैसा था. ठीक है, तो बेसिकली लोगों को लगता था कि भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से इंडिया तरक्की नहीं कर पा रहा है. तभी भारत में बहुत सारे साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन सेटअप हुए, जैसे कि सबसे पहला है आपका महेंद्र लाल सरकार founded the Indian Association for the Cultivation of Science in 1876, which was in Calcutta. Next,
in 1920 the Indian Science Congress Association was set up. Some of the Indian scientists were there like C.V. Raman, J.C. Bose, S.N. Bose, Meghnad Saha and Birbal Sahani. So this was all from this chapter. I hope you got to know about this chapter. I hope आपको ये सारे chapters जो मैं समझा रही हूँ वो समझ में आ रहे हैं. मैं जितना हो सके उसको easily explain करने की कोशिश कर रही हूँ. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.